बढ़ते हैं आज का मुद्दा की तरफ, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट जो हमें ये बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। तो देखिए ये रिपोर्ट। अमरवाड़ा का दंगल जीतने का ख्वाब देख रही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कांग्रेस के ऑफर को ठुकरा दिया है। दोनों के बीच बात नहीं बनी और अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अमरवाड़ा उपचुनाव में अकेले उतरने का फैसला कर लिया है। रावण भलावी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। जीजीपी के मैदान में उतरने से साफ हो गया है कि अब अमरवाड़ा त्रिकोणीय मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है। जीजीपी प्रत्याशी देवरावण भलावी ने खुलासा किया है कि कांग्रेस ने उन्हें अपने टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने कॉल किए, लेकिन मैंने जब देखा कि उनका जिला जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि भैया हमने कोई कॉल नहीं करे, तो मेरे को लगा कि यार जैसे बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं वैसे ही तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महोदय भी झूठ बोलने लगे हैं। क्योंकि अमरवाड़ा के जो लोकल की जनता है उन्होंने इस कदर प्रेशर बनाया है कि भैया प्रत्याशी चाहिए तो देवरावण भलावी है तो तुम समर्थन करो या तो तुम लेके आओ। इतना जरूर कहेंगे कि कांग्रेस अगर समर्थन नहीं देगी तो जैसे लोकसभा में बिस्तर बंडल आपने बांधा है वैसे अमरवाड़ा में भी बांधेगी। अमरवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस की नहीं गली दाल, जीजीपी अकेले ठोकेगी ताल। जैसे ही ये खुलासा हुआ, अमरवाड़ा की जंग जीतने का सपना सजोए बैठी बीजेपी की बाछें खिल गई हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में अमरवाड़ा की जनता का मन सबने स्पष्ट तौर पे पढ़ लिया है। अब तरह तरह से सामाजिक रूप से लुभावने वादे करने वाली जो पार्टियां हैं वो मध्य प्रदेश की जनता ने पहले भी स्वीकार नहीं की थी, अब भी नहीं करेंगे। आदिवासी समाज और एक सामान्य वर्ग वो सब जानते हैं कि सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारें करती हैं और ये अमरवाड़ा का चुनाव भी ऐतिहासिक और प्रचंड विजय भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। बीजेपी कांग्रेस की रणनीति पर निशाना साध रही है तो कांग्रेस अभी भी अमरवाड़ा का महासंग्राम जीतने का दम भर रही है। जिनके हितों के लिए, आदिवासी के हितों के लिए हमने कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ मुखर की है, उस मामले में हमारे और गोंगापा के विचार मिलते हैं। हम तो मानते हैं कि अमरवाड़ा कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और चूंकि बीच में जो विधायक थे हमारे खरीद फरोख्त और दबाव की राजनीति के चलते वो भाजपा में चले गए, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। और हम फिर से कहते हैं कि अमरवाड़ा में फिर से कांग्रेस का झंडा लहराएगा। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो भी होगा 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, बड़े मार्जिन से जीतेगा। छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस और कमलनाथ बेचैन हैं। नाथ हार की टीस को अमरवाड़ा का अखाड़ा जीतकर कुछ कम करने की सोच रहे थे। इसके लिए उनकी रणनीति गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को अपने पाले में लाने की थी, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कांग्रेस और नाथ की उम्मीदों को जोर का झटका दिया है। उम्मीदवार के नाम पर मंथन में जुटी कांग्रेस फिलहाल इस रेस में बीजेपी और जीजीपी से पिछड़ चुकी है। क्या अब भी अमरवाड़ा जीतने के लिए नाथ के पास कोई मास्टर स्ट्रोक है? वो तीर कौन सा होगा जो प्रदेश की सियासत में कमलनाथ को फिर से विजय वीर बनाएगा? इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल जीजीपी ने कांग्रेस को मौका न देकर जोर का झटका दिया है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी। और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस को लगा झटका, जीजीपी ने नहीं दिया मौका। मौका मौका मौका। जी हाँ, ये एक क्रिकेट का ऐड था जो पाकिस्तान के साथ जो हमारे मैचेस होते हैं उसको लेकर एक कव्वाली नुमा गीत था कि मौका मौका, और यहाँ भी मौका ही है। और ज़िंदगी भी यही कहती है कि जिसने मौके पर चौका लगा दिया उसका बेड़ा पार हो गया। लेकिन जीजीपी को यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मैदान में उतारने वाला है कौन? बीजेपी या कांग्रेस? इस रहस्य का खुलासा थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जीजीपी वो टर्निंग पॉइंट है जो कभी बीजेपी के साथ तो कभी कांग्रेस के साथ महाकौशल में चलती रही है और दोनों समान रूप से उसका फ़ायदा अपने इंटरेस्ट के लिए, माफ़ कीजिएगा मैं फ़ायदा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, करते रहे हैं। तो देव रावण भलावी, देव भी हैं वो और रावण भी हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि किधर जाएंगे, देव भी हैं रावण भी हैं। कन्फ्यूजन है एक, माफ़ कीजिएगा, ये भी सिर्फ हाथ से विनोद के लिए। लेकिन जीजीपी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगी
पहले बंसल न्यूज के सुलगते सवाल, क्या जीजीपी के साथ समझौता न हो पाना कांग्रेस के लिए झटका है? पहला सवाल। क्या जीजीपी ने अमरवाड़ा में नाथ की जीत की रणनीति पर ब्रेक लगाया है? और क्या जीजीपी के फैसले ने उपचुनाव से पहले बीजेपी को मुस्कुराने का मौका दिया है? ये हमारे सवाल हैं सुलगते हुए। और अब बढ़ते हैं हम बातचीत की तरफ, डिस्कशन की तरफ। हमारे साथ हैं रविंद्र तोमर, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। घनश्याम पिरोनिया जी हैं, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका बहुत स्वागत है। और तोमर साहब की अदा ये रहती है कि वो अपनी गाड़ी से ही जुड़ते हैं, गाड़ी को ही स्टूडियो बना रखा है उन्होंने। बहुत स्वागत है उनका। हमेशा फील्ड में रहते हैं तो जब भी मौका जी 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 जी, नहीं नहीं सर, ये भी स्टाइल है, अच्छा लगता है। गाड़ी में बैठे हैं, बढ़िया लाइट वाइट चल रही है। घनश्याम जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ या फ़ोन पर रहेंगे। और शैलेंद्र सिंह राजपूत हैं हमारे साथ स्टूडियो में, एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। किस तरह देखते हैं आप, अब जीजीपी आ गई है मैदान में और जीजीपी टर्निंग पॉइंट है, बहुत इधर भी जा सकता है मैच, इधर भी ले जा सकती है वो, कैसे देखते हैं आप? और ये किसकी तरफ से है? क्या इसका खुलासा और आगे होगा? क्योंकि अभी तो दावा वो कर रहे हैं कि कांग्रेस ने भी ऑफर किया था। जी बिल्कुल, उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने उनको ऑफर किया था, लेकिन वो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन देखिए सर जी, इस पूरे समीकरण में एक बड़ा दिलचस्प समीकरण आज मेरे को बनते दिखता है। अगर कांग्रेस, जैसा कि अभी लग रहा है कि अच्छा उम्मीदवार नहीं उतार पाई, और कोई भी उम्मीदवार भी ऐसा दिख नहीं रहा है जो नाम चल रहा है, और बहुत कमज़ोर कैंडिडेट अगर उतारती, तो यहाँ स्थिति ये बनेगी बीजेपी वर्सेस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो जाएगा। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अच्छे से चुनाव लड़ा, और वो जो आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं उस मुद्दे को उठा लिया और कमलेश शाह को धोखेबाज साबित किया। तो और दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई, क्योंकि कांग्रेस अगर कमज़ोर पड़ती है तो बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि ये पूरा ट्रेंड अगर आप इतिहास देखें अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का, तो इसी तरह का बड़ा एक ट्रिकी सा ट्रेंड रहा है। 2003 का चुनाव में याद करता हूं, जब मनमोहन साहब भट्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पहली बार जीती थी वहाँ, तो कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रेम नारायण ठाकुर बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, कांग्रेस में थे उस समय, वो तीसरे नंबर पर खिसक गए थे क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, और सीधा मुकाबला बीजेपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में हुआ था, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीती थी। और एक और मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताता हूँ, जैसे 2023 का विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव, तो इसमें करीब 6000 वोटों का जंप है मोदी लहर के बावजूद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट में। तो ये सारे समीकरण अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाए अगर दोनों के आमने सामने की लड़ाई हो। तो ये बड़ा एक दिलचस्प समीकरण वहाँ बन रहा है। बिल्कुल आपने कहा, ठीक कहा, ये कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सिर्फ नतीजों पर असर ही नहीं डालती, कई बार वो खुद नतीजा बन जाती है। और 2003 का चुनाव आप बता रहे हैं जैसा कि इसका उदाहरण है। और हमने ये भी देखा है कि महाकौशल में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा एक राजनीतिक हैसियत रखती चली आई है। तोमर साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। किस तरह देखते हैं आप इस पूरी टक्कर को, इस पूरी भिड़ंत को? और जिस तरह की तैयारी अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भी हो गई है वहाँ से, अगर ये तैयारी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए है तो आपकी चुनौती बढ़ रही है। और या तो खुद अब गोंडवाना ट्रायंगुलर फाइट तो हो ही गई है वहाँ से, और बीजेपी जैसा दावा है कि कांग्रेस ने भी ऑफर किया था, तो मुझे लगता है कि मामला क्या बीजेपी की तरफ झुकता हुआ दिखता है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीजेपी के बीच में कोई सुलह है? देखिए, ये तो द्विवेदी जी है, राजनीतिक दलों का स्टैंड जो है, अब ये क्षेत्रीय पार्टियां जो लगातार चुनाव में अपना हस्तक्षेप जो करती हैं, अपने कैंडिडेट लड़ाती हैं, तो हर पार्टी अपने ये प्रत्याशी को जीतने के लिए लड़ाती है। बात ये है कि जनता के मूड के ऊपर निर्भर करता है कि वो किधर वोट जाता है। ये बात सही है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का वोट है वो निश्चित रूप से जो है डिवाइड होता है, उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी लेती आ रही। भारतीय जनता पार्टी की कोई कारकुशलता नहीं है, ना उन्होंने कोई ऐसा करिश्मा कर दिया है जिससे बेरोजगारी खत्म हो जाए मध्य प्रदेश की। 20 साल हो गए सत्ता में, 25वां टर्म शुरू हो गया, बेरोजगारी पे 1% कोई काम नहीं हुआ।
भ्रष्टाचारी पे कोई अंकुश नहीं है। भ्रष्टाचारी पे जब बात करते सदन में भागते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन में विपक्ष से भागती हुई नजर आती है और ठीकरा विपक्ष के ऊपर फोड़ते हैं। सदन समाप्त करेंगे तो ये कहेंगे विपक्ष ने हंगामा कर दिया इसलिए सदन समाप्त कर दिया। सच्चाई ये है कि जब भी कोई मुद्दा फंसता है तो वहां समाप्त कर देते हैं। तो ये तो मैंने खुद भी देखा है। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट करके जो चुनाव जीतने हारने की कवायद चल रही मध्य प्रदेश में, उससे जनता का बहुत नुकसान हुआ। जनता का नुकसान हो रहा और हुआ है, क्योंकि वो समीकरण के तहत चुनाव जीत लेते हैं और जनता नहीं चाहती। जनता चाहे ना चाहे लेकिन समीकरण बन जाते हैं तो परिस्थिति ऐसी बन जाती है। तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो की कार्यकुशलता पे प्रश्न चिन्ह है, उनके जो कार्य करने का ढंग है, चलिए मैं समझता हूं केवल तिकलम वाला है। दूसरा मैं द्विवेदी जी एक बात कह रहा हूं अंतिम, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से पूरी मेहनत से जनता के बीच में जाएंगे और हम ये उपचुनाव जीतेंगे, ये हम आपसे दावा कर रहे हैं। घनश्याम जी आपकी तरफ आ रहा हूं। घनश्याम जी हमारे साथ फोन पर हैं। किस तरह देखते हैं घनश्याम जी आप इस पूरी जद्दोजहद को, इस पूरी कवायद को, और क्या है आपका कहना? आपने सुना रविंद्र तोमर जी की टिप्पणी को भी। जी देखिए, रविंद्र जी जो है हमेशा बेरोजगारी वाला मामला उठाते हैं, भ्रष्टाचार वाला मामला उठाते हैं। अच्छा, विषय इस समय है चुनाव का। तो मेरा तो उनसे ये निवेदन है कि देखिए, सरकारें तो आपकी भी रही, केंद्र में भी रही और प्रदेश में भी रही। तो भ्रष्टाचार में जितनी आगंठ कांग्रेस की सरकार डूबी थी, केंद्र की भी हो और चाहे प्रदेश की भी हो, तो भारतीय जनता पार्टी में मैं निवेदन करना चाहता हूं, केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। एक कोई नाम बता दें, एक नाम मंत्रिपरिषद का नाम बता दें कि भ्रष्टाचार में ये आकंठ है। लेकिन आप देखेंगे हमेशा वो इसी बात को उठाते साहब, भ्रष्टाचार 10,000 कहीं नहीं है। और बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए। रविंद्र जी, विधायक जी, आपकी भी सरकारें रही केंद्र में और प्रदेश में, आपने कितने लोगों को बेरोजगार दिया? एक बता दो, मैं अनेक बता दूंगा। नरेंद्र सिंह लाख तोमर लोगों के को हम लड़के का रोजगार हवाला का 10,000 करोड़ का घोटाला निकला। चलिए मुद्दे पे है। आज मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है, मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है आज तोमर साहब। घनश्याम जी, युवाओं को हम 2 लाख रुपए देंगे, कहाँ आपने 2 लाख रुपए दिए? और इसी की परिणति है कि जनता आपको नकारती है, जनता आपका तिरस्कार करती है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। और इसी का परिणाम है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है और प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से सरकार है। और आप देखेंगे कि छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में भी कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी वहां भी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है उपचुनाव में। शलन जी, क्या रणनीति आप देखते हैं? अगर हम देखें कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति की बात करें तो जीजीपी के आने से मामला तो रोचक हो गया। जी बिल्कुल। और ये हमेशा कहा जाता है कि उस रीजन में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जीजीपी का इस्तेमाल करती है। जी। कुछ कहा नहीं जा सकता कि किधर हो सकता है कांग्रेस पूरा सपोर्ट करे कि बीजेपी ना जीत पाए। बिल्कुल। कम से कम उसके जख्मों पर कुछ तो मरहम लगेगी, भले ही वो ना जीते, लेकिन हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। क्या आपको दिखता है कि इसमें मतलब ये खुलासा देव रावण भलावी जी भले ही ना करें और करना भी नहीं चाहिए उन्हें, चुनाव की रणनीति तो यही कहती है, लेकिन क्या इसकी संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने हाथ किससे मिलाया, ये कहना बड़ा मुश्किल है? जी बिल्कुल, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि ये बड़ा दिलचस्प समीकरण वहाँ बन रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस ऐसा करेगी, खासतौर से कमलनाथ, क्योंकि उनके लिए ये चुनाव उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे किसी समीकरण में वो इन्वॉल्व होंगे या ऐसे कोई समीकरण बनाएंगे, ऐसा लगता नहीं कि पूरा चुनाव छोड़ दें वो और सीधे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को लड़ने दें बीजेपी के सामने, लेकिन ऐसा लगता नहीं। लेकिन हाँ, बीजेपी का इसमें जरा चुप्पी रही है। जो बात चल रही थी पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, बीजेपी की तरफ से कोई खास टिप्पणी आई नहीं है। और बीजेपी कॉन्फिडेंट इसलिए है कि 3 बार के विधायक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि हरियाणा राजघराने का जो प्रभाव है उसके दम पर वो चुनाव निकाल ले जाएंगे। और अगर आप लीड देखें बीजेपी के पिछले 3 चुनाव में तो काफ़ी अच्छी रही। हालांकि 2018 में तीसरे नंबर पे कांग्रेस वहाँ पे पिछड़ी थी। तो ये जो वोटों का कुल मिला के अगर पूरा चुनाव देखें तो हम समीकरणों पर ही निर्भर करता है। और ग्राउंड वर्क जो है बीजेपी का कांग्रेस के मुकाबले बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर मनोबल अभी कांग्रेस का काफ़ी गिरा हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ, जो भी दल बदल हुआ,
तो काफ़ी होच-पोच की स्थिति है संगठन में। तो बीजेपी का यहाँ अपर हैंड जरूर है। अगर ग्राउंड लेवल पर बात करें, बूथ स्तर पर बात करें, तो वो काफ़ी यहाँ पर परिवर्तन लाएगा इस चुनाव में। और मेरे ख्याल से बीजेपी के आत्मविश्वास की यही वजह है, एक तो प्रत्याशी का रिकॉर्ड। ये भी देखा है शैलेंद्र जी कि जब भी इस तरह के, हालांकि बाय इलेक्शन रूलिंग पार्टी की तरफ जाते हैं, एक पॉपुलर थॉट यही है और ऐसा होता भी है, लेकिन फिर भी दल बदल कर फिर जल्दी ही चंद महीनों के भीतर फिर चुनाव लड़ने वाले से जनता थोड़ा चौंकती भी है। खुद कमलनाथ जी इसके विक्टिम रहे हैं, आपको याद होगा जी कि छिंदवाड़ा की जनता ने ये सवाल कमलनाथ जी से कर लिया था कि आपने चुनाव क्यों थोप दिया हमारे ऊपर, हमने तो जिताया था अलका जी को, लेकिन अब फिर बाय इलेक्शन वो इस्तीफा दे रही हैं, आप मैदान में हैं। और भी मध्य प्रदेश के दमोह का भी उदाहरण हमारे सामने, तो कई बार ये उल्टा भी पड़ जाता है दांव। बिल्कुल ऐसा, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि ये अगर आमना सामना हो गया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीजेपी का, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कॉन्फिडेंट इसलिए नज़र आ रही है कि अगर वो कमलेश शाह की छवि को लेकर मुद्दा बना लिया उसने, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इतने जल्दी दल बदल के बाद तुरंत चुनाव में जाना, कई बार नतीजे अच्छे नहीं आते हैं, तो गोंडवाना गणतंत्र यही प्रयास करिए। और देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिस तरह की पार्टी है, संसाधन कम हैं, लोग कम हैं, लेकिन जब पूरा चुनाव एक ही सीट पर फोकस्ड हो रहा है, तो बालाघाट, मंडला, सिवनी, यहाँ पे बहुत बड़ा बेल्ट ऐसा है जो काफ़ी समर्थक हैं उनके। तो जो पैसे से हो चाहे मैन पावर हो, उसका इस्तेमाल अगर वो करेगी, क्योंकि 2003 में भी ये हमने देखा था, तो उसका असर जरूर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर ये क्वेश्चन नहीं बैठा सही जैसे कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत है नहीं इसमें। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बीजेपी से इस मामले में सिमिलैरिटी रखती है कि कार्डर बेस्ड इस मायने में है कि कुछ नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी की तरह, 2 रोटियां पुटलिया में बांध के 24 घंटे मेहनत करने का दम रखते हैं ये सीधे सच्चे आदिवासी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़े हैं। उन्हें ना कोई तड़क भड़क चाहिए, ना एसी गाड़ी चाहिए, और ना उनको सुविधाएं चाहिए, ना दैनिक कई बार जैसा कहा जाता है चुनाव में भोजन का भत्ता, इसका भत्ता। रविंद्र जी, टक्कर तो काफ़ी दिलचस्प हो गई है अगर हम बात करें, और जैसा आप कह रहे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ज़रूर असर डालते हैं, लेकिन अमरवाड़ा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में जहाँ स्थानीय मुद्दे और स्थानीय जनप्रतिनिधि का असर बहुत अहम रोल प्ले करता है, वहाँ आपके मुद्दे, स्थानीय मुद्दे ही सबसे अहम होंगे। यानी कमलनाथ और उनकी टीम और आपका प्रत्याशी, यही वहाँ चुनाव में सबसे निर्णायक रोल प्ले करेंगे। जी, तो ठीक है, आपकी बिल्कुल सही है कि स्थानीय मुद्दे ही कारगर होते हैं, और बाई इलेक्शन में सत्ता का भी दुरुपयोग होता है, ये भी बात सही है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात कही कि बाई इलेक्शन जो लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उनका भी जनता में जो एक नेगेटिव जो चीजें जाएंगी, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव की शुरुआत है। और रहा सवाल संगठन का, मैं व्यक्तिगत तौर पर बता रहा हूं कि छिंदवाड़ा के अंदर संगठन के नाम पर कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। परिस्थिति अलग है। ये चुनाव लोकसभा का जो जीतने हारने की यदि बात करें, तो पूरा हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनवा वहां लगा हुआ था छिंदवाड़ा में, सारे के सारे लोगों की नजर वहां थी। जी जी, तो सरकार है, सरकार पूरी अपनी ताकत लगाएगी, सिस्टम का भी दुरुपयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने देखा है अपने चंबल ग्वालियर में, इस प्रकार से हम खुद भी चुनाव लड़े, जो परिस्थिति हमारे खुद के चुनाव में थी, तो सिस्टम का पूरा दुरुपयोग करके ही चुनाव जीता गया वो। तो ये बात सब सही है, लेकिन जनता इस बात को अच्छी तरह जान गई है। जनता निर्णय लेना जनता का काम है, प्रयास करना हम सबका काम है, और हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में ये चुनाव जाएगा, उपचुनाव। चलिए, इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं जी, एक साधारण सी बात है कहने में। रहा सवाल अभी हमारे जो घनश्याम जी कह रहे थे ना कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि 20 साल से सत्ता में, ये 21वां साल हो गया, अब ये कांग्रेस का रोना कब तक रोएंगे? अपनी भी तो बताएंगे ये क्या कर रहे हैं।
इनका भ्रष्टाचार क्यों उजागर नहीं हो रहा है? अब ये जांच होने नहीं देते। चलिए पूछ लेता हूं मैं। नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के का 10,000 करोड़ का हवाला का घोटाला निकला, घनश्याम जी, दबा दिया वही का वही, घनश्याम जी, क्योंकि आपकी पार्टी घनश्याम जी जवाब दीजिए जी। आप कह रहे हैं हमें घनश्याम जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए तोमर साहब, सुनिए सुनिए जी, बोलिए घनश्याम जी। बिल्कुल विधायक जी सही कहा आपने। वो कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। तो वास्तव में कांग्रेस को भ्रष्टाचार के अलावा कोई दिखता नहीं, और इसलिए आप निश्चिंत रहें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के होने वाले चुनाव में रविंद्र जी आप निश्चिंत रहे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अरे वो बार बार आपको विधायक जी कहकर इतने स्नेह से बात कर रहे हैं। रविंद्र जी सुनिए उनकी बात जी। रविंद्र जी बहुत पुराने मित्र हैं साहब मेरे। बहुत ये तो राजनीति में ऐसा नहीं है कि सम्मान एक बड़ी चीज है जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमसे पहले कह रहे थे भ्रष्टाचार में आंखें डूबी है कांग्रेस, और मैं जब जवाब दे रहा हूँ तो कह रहे हैं कि ऐसा इनको कांग्रेस को यही दिखता है। चलिए बोलिए घनश्याम जी, बोलिए, समय जा रहा है आपका जी। वही मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि चिंता रविंद्र जी आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीतेगी और अच्छे बहुमत से जीतेगी। शाह साहब हमारे वहां से, जैसा आपने भी कहा कि 3-4 बड़े विधानसभाओं में उनका जो अपना एक व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा प्रारंभ में ही, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चुनाव की तरह लड़ती है। कोई भी चुनाव हो शिद्दत के साथ लड़ेगी और जीतेंगे भी। और खास तौर पर हमने जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हित कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की, चाहे प्रदेश की और केंद्र की सरकारों ने जो काम किए हैं, जनहितैषी काम किए, उससे अभिभूत होकर के वहाँ के जनमानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान भी करने वाला है। और रविंद्र जी जैसे कह रहे थे कि वहाँ कांग्रेस का बड़ा मजबूत गढ़ है, वहाँ संगठन मजबूत है, और अगर गढ़ मजबूत होता, संगठन मजबूत होता तो स्वयं कमलनाथ जी नहीं चुनाव हारते, नकुलनाथ जी चुनाव नहीं हारते हैं। अभी हाल ही में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर और कार्यकर्ताओं के आधार पर बूथ पर जाकर जो तैयारी की थी, और 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, और उसी का परिचय है कि आप देखेंगे सतनवाड़ा हमारा ये सीट भी, चलिए अमरवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत जीतने वाली। चलिए बहुत शुक्रिया करूंगा आप तीनों मेहमानों का। तो बेशक कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि अगर हम बात करें अमरवाड़ा की, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आना एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर ले आया है अमरवाड़ा को, और ये बता भी रहा है कि अब मामला ट्रायंगुलर होने के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक ऐसी पार्टी के तौर पर आ गई है जैसे अभी अमेरिका ने एंट्री लेकर या अफ़गानिस्तान ने एंट्री लेकर T20 वर्ल्ड कप में उथल पुथल मचा दी। पाकिस्तान बाहर हो गया और भी कुछ ताकतवर टीमें बाहर हो गईं। इसी तरह तय मानिए कि अब अमरवाड़ा के रण में भी ये अमेरिका की तरह T20 की तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्या हलचल मचाएगी और इसकी वजह से कौन सा बड़ा दल किनारे खिसक जाएगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। और आगे देखिए, आज का मुद्दा छत्तीसगढ़, कुर्बान हुए बृजमोहन, शिव का सम्मोहन। नमस्कार।